Today we will discuss heat capacity. In previous session we have completed about एंथैल्पी. ठीक है, तो आज बात करेंगे हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी होता क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस. एक सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कराने के लिए जितना हीट चाहिए उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम. ठीक है, ओके. मान लो एक सिस्टम, एक सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो इसका टेम्परेचर को हमें 26 डिग्री कराने के लिए जितना हीट चाहिए उसी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी. उसी को क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, देखो ये 99 डिग्री सेल्सियस था, इसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस किया गया, तो ये जितना हीट यूज हुआ है उसी को बोलते हैं क्या है? हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस. लेट डेल क्यू बी ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम एंड डेल्टा टी, डेल क्यू लिया स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम एंड डेल्टा टी बी द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम. तो सी टी क्या हो जाएगा? हीट कैपेसिटी डी क्यू डिवाइड बाय डी टी. dq divided by dt. Heat required to raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius Ct. ठीक है, ये क्या है? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, उसी को तो हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी. हम इसको लिख रहे हैं Ct. ठीक है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाय dt डिग्री सेल्सियस. 1 डिग्री के लिए Ct था, dt डिग्री सेल्सियस के लिए क्या हो जाएगा? Ct इंटू dt. ठीक है, तो सी टी इक्वल्स टू क्या है? डी क्यू बाई डी टी. हाँ जी सर, तो क्या होगा? तो डी क्यू इक्वल्स टू सी टी डी टी. हाँ जी सर, तो बाई इंटीग्रेशन क्या होगा? अगर इंटीग्रेशन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू इक्वल्स टू सी टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो सी टी बाहर आ जाएगा, ये हम डी टी को हम क्या लेंगे? डेल्टा टी. तो क्यू इक्वल्स टू सी टी इंटू डेल्टा टी. क्यू इक्वल्स टू क्या होगा? सी टी इंटू डेल्टा टी. समझ में आ गया? हाँ जी सर. फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट कैपेसिटी, एक होता है अमाउंट ऑफ मैटर इन द सिस्टम, एक होता है नेचर ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, क्या? टू फैक्टर इसको अफेक्ट करता है. एक होता है अमाउंट ऑफ मैटर इन द सिस्टम एंड नेचर ऑफ द सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ मैटर इन द सिस्टम क्या है? एज द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस द हीट कैपेसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस. ओके, as more heat is required to increase the temperature of a large amount of same substance. ठीक है, मतलब सब्सटेंस में अमाउंट अगर इंक्रीज कराएंगे तो हीट कैपेसिटी भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि ज्यादा हीट रिक्वायर होगा उसका 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कराने के लिए. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अमाउंट ऑफ मैटर जितना इंक्रीज होगा हीट कैपेसिटी उतना इंक्रीज होगा. ठीक है, हाँ जी सर. द नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या है? द नेचर ऑफ सब्सटेंस ऑल्सो अफेक्ट्स द हीट कैपेसिटी. ठीक है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे ऑल्सो हीट कैपेसिटी को इफेक्ट कर सकता है. ठीक है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. और बात आते हैं ये जो मोलर हीट कैपेसिटी. मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी. देखो हीट कैपेसिटी क्या होता है? तो हीट कैपेसिटी मैंने बोला क्या है? हीट कैपेसिटी जितना सब्सटेंस इंक्रीज कराएंगे हीट, मतलब हीट कैपेसिटी उतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. तो कहने का मतलब है हीट कैपेसिटी हमारा क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब मास डिपेंडेंट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. हाँ जी सर. अब आया मोलर हीट कैपेसिटी. ये क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यहाँ पे स्पेसिफिक किया गया, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफिक किया गया 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कराने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसी को बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी. तो यहाँ पे सब्सटेंस किया गया हमारा, स्पेसिफाई किया गया 1 मोल. तो मोलर हीट कैपेसिटी हमारा क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी. जितना मोलर क्वांटिटी है, ये याद रखना, जितना मोलर क्वांटिटी है ये सारे मास इंडिपेंडेंट, मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मोलर हीट कैपेसिटी हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी. जितना मोलर, जैसे जितना मोलर क्वांटिटी आएगा वो सारे हमारा इंडिपेंडेंट, मास इंडिपेंडेंट, तो वो सारे हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगे. ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको हम डिनोट करते हैं सी एम. तो सी एम इक्वल्स टू डी क्यू बाई एन डी टी. सी टी इक्वल्स टू द
डी क्यू बाई डी टी सी एम इक्वल्स टू क्या हो गया, सी एम मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं है वे, सी एम मतलब हमारा हीट मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो इसका भी उसी तरह का ये डेरिवेशन का कोई काम ऐसा नहीं है, बस एक बार देख लो 1 डिग्री सेल्सियस 1 मोल के लिए राइज करें सी एम लेते हैं तो dt डिग्री के लिए dt डिग्री सी एम डी टी, तो dt ये क्या n मोल के लिए n सी एम डी टी, तो डी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n सी एम डी टी, तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे q इक्वल्स टू n सी एम डेल टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना q इक्वल्स टू n सी एम डेल टी, ठीक है। Then specific heat capacity, ये क्या, the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius, ठीक है। पहला हीट कैपेसिटी में कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं था, मोलर हीट कैपेसिटी में 1 मोल, ठीक है, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं सी एस या सिंपली एस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स टू डी क्यू बाई एम डी टी, तो क्यू इक्वल्स टू आपने देखा होगा एम एस डी टी बाई एम एस, क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल टी, सॉरी डी टी नहीं, क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल टी लेते हैं, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर उसी तरह का एम ग्राम लिया एम एस डेल टी, तो हमारा फॉर्मूला ये वाला याद रखना, क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल टी, ठीक है। तो वही हीट रिक्वायर बाई टेम्परेचर 1 ग्राम के लिए एस, ठीक है, तो डी टी डिग्री के लिए एस इंटू डेल्टा डी, तो एम ग्राम के लिए एम एस डेल्टा टी, तो डी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा एम एस डेल्टा टी, इंटीग्रेशन करेंगे क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, ठीक है, क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, ये याद रखना क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। एस क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट में 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, मोलर हीट में 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, सिंपल हीट कैपेसिटी में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। यही तो बात थी, और क्या थी। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, मोलर हीट कैपेसिटी वैल्यू देखते हैं डिफरेंट प्रोसेस के लिए। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, हाँ जी सर, सो इवन आफ्टर प्रोवाइडिंग एन इनिशियल इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट द टेम्परेचर विल रिमेन द सेम, सो इट इज इनफाइनाइट, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस हीट कैपेसिटी क्या होगा, भाई यहाँ पर हमने मोलर हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, वही मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा भाई, उसका तो हमें पता है हीट जनरली कांस्टेंट रहता है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। हीट कैपेसिटी बोला 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए जितना हीट चाहिए, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं होगा, जितना हीट देते रहेंगे तो क्या होगा, कोई ऐसा कोई नोन क्वांटिटी तो नहीं मिलेगा, इसलिए हमने क्या लिया इन्फिनिट, ठीक है। तो मोलर हीट कैपेसिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इनफाइनाइट। देन मोलर हीट कैपेसिटी वैल्यू फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree Celsius at constant pressure is known as molar heat capacity at constant pressure। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर में प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो सीपीएम, सीपीएम क्या, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपीएम इक्वल्स टू डेल क्यू पी बाई एन डी टी, ठीक है। तो देखो डेल क्यू पी बाई एन डी टी इक्वल्स टू लिख सकते हैं डेल एच डिवाइड बाई एन डी टी, हम सी पी एम इक्वल्स टू हम डेल एच इक्वल्स टू लिख सकते हैं एन सी पी एम डेल टी। ये क्या है, क्यू पी हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या है एंथैल्पी, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, क्या है सी पी एम इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं डी एच डिवाइड बाई एन डी टी, या डी एच इक्वल्स टू डेल एच इक्वल्स टू लिख सकते हो एन सी पी एम डेल टी। समझ में आया, कहां से आया, यही था, सी पी इक्वल्स टू था डी क्यू सी एम इक्वल्स टू डी क्यू बाई एन डी टी था, तो सी पी एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हीट हम कांस्टेंट प्रेशर लिया, तो हीट कांस्टेंट एंड कांस्टेंट प्रेशर में उसको क्या बोलते हैं, उसी को तो प्रेशर में एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आएगा, हाँ जी। देन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट, हाँ जी सर। तो यहां पर क्या होगा सीबीएम, सीबीएम इसका मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वी पर सीबी मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी, एम रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर हीट, तो यहां पर क्या होगा डी क्यू वी बाई एन डी टी, तो डी क्यू वी क्या है हीट कंटेंट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको हम डेल यू लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये डी यू डिवाइड बाई एन डी टी, और वी कैन राइट डेल यू इक्वल्स टू एन सी वी एम डेल टी।
डेल एच इक्वल्स टू एन सीपीएम डेल टी, डेल यू इक्वल्स टू एन सीबीएम डेल टी। और समझ में आया? सीपी मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर में एच आता था, डेल एच आता था, एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में डेल यू आता था। क्यों आता है, कहां से आता है, पता चल गया? ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी सर। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट तो हमारा एक्सचेंज ही नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी जीरो होगा, इन्फिनिटी नहीं। आइसोथर्मल के लिए इन्फिनिटी, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ पर हीट कांस्टेंट, हीट एक्सचेंज नहीं होता है, इसलिए मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस जीरो। ठीक है, तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस सीएम इन्फिनिटी। ठीक है, एंड फॉर कांस्टेंट प्रेशर मतलब आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या था, डेल एच इक्वल्स टू एन सीपीएम डेल टी, एंड आइसोकोरिक प्रोसेस डेल वी इक्वल्स टू एन सीबीएम डेल टी। ठीक है, एंड ये सीपी इक्वल्स टू सी एंड हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस सीएम इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वही लिखा गया जो हमने डिस्कशन करके आए, डी यू इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी यू इक्वल्स टू डी क्यू माइनस पी डी वी, डी यू इक्वल्स टू डी क्यू भी। अगर देखो यही था, आप समझ रहे हो, आप सोच रहे हो सर डी यू आपने डी क्यू भी को डी यू कहां से लाया? ठीक है, अगर ये बात समझ में नहीं आ रहा है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का जो मैंने डिफरेंट प्रोसेस के लिए पढ़ाया था वहां पर जाके देख सकते हो। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट डेल वी इक्वल्स टू जीरो, मतलब वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन जीरो हो जाएगा, डेल यू इक्वल्स टू डेल क्यू, और प्रोसेस क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वही था, हमने ये ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया था। ठीक है, और क्या ही देखना है इस सीपी इक्वल्स टू ये तो हमने भी डिस्कशन कर दिया। ठीक है, हाँ जी सर। तो रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी फॉर आइडियल गैस, पर किसके लिए, फॉर आइडियल गैस, डी एच इक्वल्स टू डी यू प्लस डी पीवी फॉर एन आइडियल गैस, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, वी नो। तो अगर इसका हम डेरिवेशन लेंगे, डी पीवी इक्वल्स टू डी एनआरटी इक्वल्स टू एनआरडीटी, ये डी पीवी क्या था, डी पीवी एन सीपीडीटी इक्वल्स टू डेल इक्वल्स टू क्या रखो, एन सीपीडीटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन सीबीडीटी प्लस एनआरडीटी। ठीक है, हाँ जी सर, सही है या नहीं है बताओ? सर ये कहाँ से आया, कुछ समझ में नहीं आया, कैसे कैसे थोड़ा कंफ्यूज हो गए हम। क्या कंफ्यूज हो गए? अरे मैं बता रहा हूँ ना कंफ्यूजन क्या है। देखो ये था हमारा डी एच इक्वल्स टू डी यू प्लस डी ऑफ पी वी। हाँ जी सर, डी ऑफ पी वी का वैल्यू हमने क्या लिया, एन आर डेल टी, तो इसको लिख सकते हैं डी यू प्लस एन आर डी टी। हाँ जी सर, ये सर नो। हाँ जी सर, डी एच इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा, एन सी पी डी टी, एंड डी यू इक्वल्स टू क्या है, एन सी बी डी टी। अभी तो पढ़ क्या है, वहां पे सीबीएम लगा था, सीपीएम लगा था, यहाँ पे हम सिर्फ हीट कैपेसिटी ले रहे हैं, आप एम भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, प्लस एन आर डी टी। समझ में आ गया कहाँ से आया? हाँ जी सर, समझ में आ गया? हाँ जी सर, समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, आप एन सी पी डी टी माइनस एन सी वी डी टी इक्वल्स टू एन आर डी टी, दोनों और सबको कैंसिल कर दो, क्या हो जाएगा, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू एन आर, एन एन कैंसिल, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। समझ में आ गया? हाँ जी सर, ठीक है, यही था सी पी माइनस सी वी का रिलेशन। तो हमारे रिलेशन से मतलब है सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर फॉर आइडियल गैस। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।